आज मैट्रिक्स से संबंधित नया टॉपिक है सारणिक। सबसे पहले थोड़ा करेक्शन कर लो, कल मैंने गलत लिखा दिया था। एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, या मैंने 0 लिखवा दिया था, नल मैट्रिक्स। ठीक है, या आई करना आपको। आई है, पहले आई था फिर 0 करवाया है ना। हाँ, वो गलत करवा दिया, आई था सही था। आइडम्पोटेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है? इनवोल्यूटरी होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ये है। एक नील पोटेंट है, एटलीस्ट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट पी या के, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर p या k such that a raised to p is equal to k, नील पोटेंट है। एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर k such that a k plus 1 is equal to a, यही था तो सही लेके आओ भाई। जयदयाल सही लेके आ भाई, मतलब है। हाँ, सारणिक। सबसे पहले आप लिखो इसकी परिभाषा। डिटरमिनेंट, सारणी की डेफिनेशन क्या है? सारणिक कहाँ से आया दिमाग में? देखो, सारणिक आया जब मान लीजिए लीनियर सिस्टम है, युगपत समीकरण है, 2 अननोन है, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। a1x प्लस a2y, a1x b1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं क्रॉस मल्टीपल मेथड से, वज्र गुणन मेथड से, तो जो सॉल्यूशन आता है उससे सारणिक का दिमाग में आया मैथमेटिशियन के, गणितज्ञों के, और उसको ना एक्सपेंड करके आगे और बढ़ा दिया। तो कैसे इसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, तो क्या सॉल्यूशन मिलता है इसका? देखो, यानी इसको आप निकालेंगे, वो वज्र गुणन तो बाद में आया। इसको निकालने के लिए जैसे अपन ने इसका इक्वल करना चाहते हैं अपन, है ना, तो क्या मिलेगा आपको? ये इसको अपन a2 से गुणा कर देते हैं और इसको a1 से गुणा कर देते हैं, तो क्या मिलेगा? a1 a2 x प्लस a2 b1 y इज इक्वल टू c1 a2, और इसको a1 से गुणा किया, a1 a2 x प्लस b2 a1 y इज इक्वल टू c2 a1। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। ये क्या है, हो गया a2 b1 माइनस b2 a1 इंटू y इज इक्वल टू, ये क्या मिला? c1 a2 माइनस c2 a1, और ये जो y जो होगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a2 b1 माइनस b2 a1। अब इनको सिमिट्री से मान लीजिए ये और x की वैल्यू निकालें, तब इसके नीचे क्या आएगा, यहाँ क्या होगा? इसको सिमिट्रिक रूप में लिखने के लिए ये प्रयास किया कि यदि अपन इसको ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें? a1 b1 a2 b2, ठीक है। तो इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1, यह माइनस चिन्ह आएगा b के लिए है, तो दूसरे एलिमेंट के लिए है, ठीक है। अब इसका क्या कर देते हैं, इसका सिंबल दे दिया ये, तो यहाँ से ये सारणी के मिलनी शुरू हुई, फिर उसके आगे चलती गई। तो सारणी क्या है? फिर ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से रिलेटेड ये क्या है? एक संख्यात्मक मान है, लेकिन मैट्रिक्स कैसा है?
फिर मैट्रिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो मैट्रिक्स से रिलेटेड एक संख्यात्मक मान है, तो इसका लिखो, इसकी परिभाषा लिखो, वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित एक संख्यात्मक मान। वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित एक संख्यात्मक मान होता है। यदि A एक वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित एक संख्यात्मक मान होता है। यदि A एक वर्ग मैट्रिक्स है तो इसके सारणी को A डिटरमिनेंट से लिखते हैं या डिटरमिनेंट ऑफ A या डेल्टा ऐसे लिखते हैं। ये सारणिक या ये डेल्टा से लिखा जाता है। यदि इसी में लिखो, लिख लिया। यदि मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स नहीं है तो उसका सारणिक मान, तो उसकी सारणिक अपरिभाषित होती है। यदि कोई मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स नहीं है तो उसके सारणिक अपरिभाषित होती है। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं इसकी? नंबर 2, ये तो होगी डेफिनेशन। नंबर 2, हाँ, वर्ग मैट्रिक्स की सारणिक ए आपके ये दे दिया ABCD, ये है, तो सारणिक ए जो होगा इसको लिखेंगे ABCD, ये लिखेंगे। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी, ये पहले विकर्ण से जो मुख्य विकर्ण है ऊपर से नीचे AD माइनस CB, ये इसका मान है 2/2 का। यदि मान लीजिए मैट्रिक्स 3/3 का है, शिव जी कहीं खा रहे हैं? माँ तो पूरे दिन थाक जा पढ़त एक रहे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सारणिक है। इसको कह देते हैं अपन डेल्टा। इसकी निकालनी है तो आप जानते हैं इसकी या तो किसी भी पंक्ति के सापेक्ष करो इसका प्रसार या किसी कॉलम के सापेक्ष, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको फर्स्ट रो के सापेक्ष, नमस्कार सर, फर्स्ट रो के सापेक्ष एक्सपेंड करो या सेकंड रो के सापेक्ष करो या थर्ड रो के सापेक्ष करो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम के सापेक्ष प्रसार करो, उससे सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, वही मान आता है। तो जैसे जनरली अपन क्या करते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप R1 के सापेक्ष प्रसार करो। यदि किसी सारणिक में किसी सारणी के कॉलम या रो किसी रो में 0 है तो आपको जनरली उस रो के सापेक्ष प्रसार करना चाहिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए। हाँ, तो इसमें क्या है, फर्स्ट इसके सापेक्ष करेंगे अपन R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो ये डेल्टा का मान क्या हो जाएगा A11, ये फर्स्ट रो के सापेक्ष कर रहे हैं। हाँ, अब ये क्या A11, ये क्या है, इसका सारणिक का मान, ये क्या होता है A11 के लिए? A11 के लिए इसकी सारणी के मान क्या होता है? ये होता क्या है, क्या बोलते हैं इसको? माइनर बोलते हैं, और चिन्ह साथ में ले लेते हैं तो सेखंड, उपसारणिक नहीं, सेखंड। तो ये इसका सेखंड है,
या ऐसे या फिर ऐसे लिख दो आप A22 A23 A32, ये लिखना नहीं है कभी भी, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। ये माइनस सेकंड में लेते हैं 1 2, 1 2 क्यों लेते हैं? ये 1 1 लिया आपने तो 1 + 1 2 है, 2 है तो आपको यहाँ प्लस लेना है, ये लेना 1 2, 1 + 2 3 है तो 3 के लिए माइनस, फिर 1 3 1 2 का सेकंड लो, ये गया ये गया, ये क्या हो जाएगा A21 A23 A31 A33, ये फिर प्लस 1 3 4 हो गया, 4 है तो प्लस लेंगे 1 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 के लिए, ये गया क्या हो जाएगा A21 A22 A31 A32। अब इसको आपको एक्सपेंड करना जैसे अपन ये ऐसे किया था, लेकिन सारणी आप प्रसार करो ना, ऐसे कभी भी मत लिखना, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको A11 और ये A11 का क्या है, A11 का क्या है सेकंड है, A11 का सेकंड है, तो इसको क्या कहते हैं सेकंड को C11 को फैक्टर, या F से लिखा था या C से, जैसा आप लिखना चाहो को फैक्टर ये। फिर ये क्या है प्लस A12 और -1 की पावर 1 2, 1 + 2, तो ये 3 -3 हो गई ना, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा इसके साथ ले लेंगे तो यहाँ प्लस कर दिया और -1 की पावर 1 + 2 कर दिया यहाँ, तो ये क्या हो गया A12 का क्या हो गया ये, हाँ ये C12, इसी तरह A13 का ये C13 है, तो ये हो गया सारणी का प्रसार। आपने किसके सापेक्ष प्रसार किया है, फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष, फर्स्ट रो के सापेक्ष किया है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट रो के कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर सेकंड है, ठीक है। हाँ, अब मान कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास ये इसका वैल्यू निकालनी है 1 2 3 -4 3 2 1 5 6, ये है, इधर देखो पहले, हाँ अब मान निकालना, इसके सापेक्ष खोलना, मान लो फर्स्ट के सापेक्ष एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R1 के सापेक्ष करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 गुणा ये गया 36 18 -10 -2 लेना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, हाँ 1 2 है, 1 2 है, तो ये गया 6 चौक 24 माइनस का और माइनस का 2 प्लस ये 1 3 का है, प्लस हो जाएगा 3, ये गया -20 -3, ये ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी ये क्या है A11 है और ये C11 है, प्लस 2 जो है वो A12 है और माइनस के साथ ये C12 है, ये 1 3 है, ये C13 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, R2 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे तो 2 के सापेक्ष, ये क्या है कौन सा एलिमेंट है, ये 2 1 है, 2 1 2 + 1 3, माइनस आएगा तो माइनस तो ये वाला और माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा ब्रैकेट, ये गया क्या हो जाएगा 12 -15, फिर ये प्लस ये 2 2 है, प्लस ये गया 12 -3, फिर आएगा माइनस का 2 क्योंकि ये क्या है 2 3 5 हो जाएंगे माइनस, ये गया ये हो जाएगा 10 -2 R1 के सापेक्ष। इसी तरह यदि R3 के सापेक्ष करेंगे अपन तो भी यही वैल्यू आएगी, R3 के सापेक्ष क्या आ जाएगी, ये क्या है 3 1 है ना, तो ये हो जाएगा 1 × ये गया
ये गया 4 माइनस 9, ये हो जाएगा -5, ये गया 4 प्लस 12 प्लस 6, ये गया 6 प्लस 8, ये। अब C1 के सापेक्ष खोलो आप, कॉलम फर्स्ट के सापेक्ष, तो फर्स्ट के सापेक्ष क्या है ये A11 है, तो ये 2 आएगा, प्लस का आएगा 2, या C2 के सापेक्ष खोलो। चलो यहाँ क्या है 1 2 है, 1 2 का क्या हो गया माइनस, तो -2 इंटू ये 2 गया और ये गया, कितना हो जाएगा -24 -2, ठीक है। फिर क्या आएगा ये 3 प्लस में, ये 3, ये गया 12 माइनस 3, फिर माइनस का 5, ये गया, कितना हो गया 4 प्लस 12, ये इन सब का मान सेम आएगा। किसी भी पंक्ति, किसी भी स्तंभ के सापेक्ष एक्सपेंड करने पर इसकी वैल्यू समान आती है। निकालो वैल्यू कितनी आ गई, हाँ 8 दूनी 16, 26 दूनी 52, 23 थी 69, हाँ 52 और 10 62 अच्छे 68, माइनस की 1 आई है, माइनस की 1 प्लस, हाँ माइनस का 4 3 12, ये गया 9 9 3 27, और ये 8 दूनी माइनस का 16, -1, सबकी वैल्यू -1 आएगी। इसका मान भी -1, इसका मान भी -1। लिख लिया? नहीं लिखा तो घर पे खोल लेना प्रसार। R1 R2 R3 ये ठीक है। हाँ नंबर 3 माना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये है। तथा AIJ के संगत AIJ का सेखंड यानी कोफैक्टर FIJ हो तो सारणी का मान A11 F11 A12 F12 A13 F13 हाँ A21 F21 A22 F22 A23 F23 यहाँ से
ठीक है। हाँ, और सारणी का मान A31 F31, A32 F32, A33 F33। ये हो गया। कॉलम ले लो फर्स्ट, A11 F11, A21 F21, A31 F31। ये तो R1 के सापेक्ष किया अपन, ये R2 के सापेक्ष, ये R3 के सापेक्ष, ये C1 के लिए है, ये C2 के लिए। C2 के लिए सारणी का मान क्या हो जाएगा? A12 F12, A22 F22, A32 F32। लिखो। इसी प्रकार C3 के लिए लिख लेना। लिखो। ये जब लिख लिया तो नीचे मैं लिखवाना चाहता हूं कुछ। अर्थात किसी मैट्रिक्स की, अर्थात किसी वर्ग मैट्रिक्स की सारणिक का मान किसी भी पंक्ति, ब्रैकेट में लिख दो स्तंभ, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ, ब्रैकेट में किसी भी स्तंभ, किसी वर्ग मैट्रिक्स की सारणी का मान वर्ग मैट्रिक्स की किसी भी पंक्ति, ब्रैकेट में लिख दो, या स्तंभ के अवयवों तथा उनके संगत सहखंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। किसके गुणनफल? अवयवों और उसके संगत सहखंडों। ये अवयव है, ये पहली पंक्ति के। इसके संगत सहखंड क्या है? F11, F12, F13। इनका गुणनफल F11 का और A11 का, A12 का, F12 का, A13 का, F13 के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है। अब यदि आपने पंक्ति ली ये और सेकंड ले लिए इसके, तो उसका मान क्या आएगा? 0 होगा। ये भी लिख लो आप। ये पंक्ति लिया आपने A11, A12 और A13, पंक्ति तो ली ये, और सेकंड लिए इसके F21, F22, F23, ये 0 होगा।
ठीक है। इसी तरह आपने A11, A12, A13 ये तो लिए अवयव ये, और इसके लिए सेकंड इसका ले लिए, अवयव ये लिए, सेकंड इसके लिए, किसके? F31, F32, F33, इसका जोड़ भी ये होगा। इसी तरह स्तंभ में होता है। इसी तरह आपने ये दूसरी पंक्ति ली और सेकंड इसके ले लिए, ये सेकंड इसके ले लिए, तो जो उनके सेकंडों का गुणन का योग जो होगा 0 होगा। ये स्तंभ लिया आपने और सेकंड इसके ले लिए, फिर गुणा किया, जोड़ किया, क्या आएगा? 0 आएगा। नहीं, वो रूल होगा ही नहीं। फिर अवयव पंक्ति के लिए में और सेकंड स्तंभ के लिए में, उसमें कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अर्थात किसी वर्ग मैट्रिक्स के किसी भी पंक्ति, ब्रैकेट में लिख दो, या स्तंभ के अवयवों एवं उनके संगत अन्य पंक्ति, उनके संगत अन्य पंक्ति मतलब ये है तो आप इसका लोगे संगत, यानी ये फर्स्ट ये पंक्ति का पहला अवयव है तो दूसरी पंक्ति का भी पहला लेना है, तीसरे का भी पहला लेना है। ठीक है। हाँ, किसी मैट्रिक्स के किसी पंक्ति के अवयवों एवं उनके संगत अन्य पंक्ति, दूसरी पंक्ति, अन्य पंक्ति, ब्रैकेट में लिख दिया स्तंभ के सहखंडों के गुणनफल का योग सदैव शून्य होता है। क्या होता है? सदैव शून्य होता है। अब चौथा पॉइंट, सारस रूल या सारूस रूल। सारूस रूल फॉर एक्सपेंडिंग। आपके पास कोई वर्ग मैट्रिक्स है, इसका सारणिक निकालने है तो सारस ने दिया था, ये मैथमेटिशियन है। जैसे ABC XYZ PQR, इसका मान निकालना है। ठीक है। एक तो वो पहली पंक्ति के सापेक्ष एक्सपेंड करो, वो है। सारस के अनुसार क्या कहता है ये साइक्लिक रूप में आप दो पंक्तियां और लिख दो, साइक्लिक रूप में, चक्रीय रूप में। ABC वापस ABC, तो ABC AB XY PQ, ये लिख दिया। अब यहां से शुरू करो। ये तो क्या मिला इसके सारणी का मान? AYR ये प्लस BZP प्लस CXQ
माइनस वापस यहाँ से चलो पी वाई सी प्लस यहाँ से चलो क्यू जेड ए प्लस यहाँ से चलो आर एक्स बी, ये हो जाएगा। इस तीनों की विकर्ण ले लो, एक ये विकर्ण लिया अपन ने, ये बी के लिए विकर्ण ले लो और सी के लिए विकर्ण ले लो, ले ली। फिर यहाँ से पी की विकर्ण, क्यू की विकर्ण, आर की विकर्ण, ऐसे, और तीनों का गुणा, फिर प्लस ए वाई आर प्लस बी जेड पी प्लस सी एक्स क्यू माइनस पी वाई सी क्यू जेड ए आर एक्स बी, ये सारा रूल है। फटाफट लिखो। हाँ, क्या हुआ? कोई बोला? नहीं बोला, कोई बात नहीं। दिवेश एम एस होगी कोटा से, तो था कि ओम जी कौन है, दी ही नहीं फिर बाद में। भाई लड़कियां आराम थी कि नंबर बनाया 92% कितना गला बना लिया हैं? हाँ, लड़का सब छोड़ दी। जोशी जी टॉप करी 80% ऊपर 80, कितना करी पीछे सी फर्स्ट टाइम का फाइनल में ज़्यादा बढ़िया बात। क्यों कि अटे नागौर में इतना परसेंटेज बने को नहीं, पढ़त जर मैं क्यों भाई इतना तक बनियोड़ा कि हो ही नहीं सके। एमएससी में इतना परसेंट बने को नागौर में। हाँ बोल है, इन कहीं पूछे, मन पूछ, कौन पूछे, मत पूछ, सब करो। हाँ, कौन सा पॉइंट चलेगा अब? पॉइंट नंबर बोलो। 5। आपको ए दे दिया, ये ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, ये दे दिया ए। अब इसको मैं यदि के से गुणा कर दूं, के ए, तो क्या होगा? सब से गुणा होगा। चलो इससे पहले दूसरा करते हैं। हाँ, ये सारणिक है ना, ये है। तो के ए, के क्या है? कोई संख्या है, सारणिक आरणिक नहीं है। 4 5 6 स्केलर है, इसको स्केलर बोलते हैं। जो संख्या होती है ना 5 6 7 8 रियल नंबर है कोई। तो क्या होगा? या तो एक पंक्ति से गुणा होगी
इससे या इससे या इससे या इससे इससे इससे, यानी इसके पास कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है इसके पास, जो चाहे मर्जी है वहाँ जा सकता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं KA KB KC DE F XYZ, ये या ये यहाँ आ सकता है ABC KD KE KF XYZ, या ये यहाँ आ सकता है KA KD KX BEY CFZ, ये। या उल्टा, उल्टा कैसे? जैसे अपने पास ये है, देखो 2 4 6 1 2 3 8 9 15, ये इसका मान निकालना है। तो इसमें कॉमन है क्या? कॉमन है, 2 कॉमन है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस स्तंभ में 2 कॉमन लेने पर। तो 2 कॉमन लिया अपन ने, 2 1 2 3 1 2 3 8 9 15, ये। तो ऐसा भी अपन ले सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि 2 पंक्तियाँ 2 रो है वो आइडेंटिकल है। तो इसका मान क्या आ जाएगा? 2 × 0 0 बराबर 0, ये। ठीक है। तो कॉमन भी ले सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये होता 2 4 6 है ना, ये होता आपके पास 3 3 दूनी या 6 12 6 दूनी 12 3 दूनी 6 6 3 3 9 और 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 1 4 2, ये है। तो देखो इसमें तो कॉमन क्या है? 2, तो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ, है ना। इसमें क्या कॉमन है? 3, तो 3 इसमें कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ? 1 2 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 4 2। ठीक है, ये। अब इसको आप वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये 6 गुणा ये हो जाएगी। अब इसके ये सेम नहीं है तो 0 नहीं होगा, ये यानी 3 से मैंने दूसरा लिया है। ठीक है। तो कॉमन ले सकते हैं या गुणा कर सकते हैं। जबकि मैट्रिक्स में गुणा करते हैं तो क्या होता है? हाँ, नंबर 6 लिखो अब। ये गणित के रूप में, ठीक है ना। ये बोलते हैं ये गणित की भाषा है। ये क्या है? ये गणित की भाषा है। गणित एक भाषा है, वहाँ आप पढ़ते हैं ना, इसमें मेथोडोलॉजी में गणित एक भाषा है। तो भाषा का नियम मतलब के है, तो क्या लिखेंगे? किसी भी सारणी के किसी भी संख्या से गुणा करने पर वो किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से गुणा करने पर किया जा सकता है। हाँ हाँ, मंगा दी। लिख लिया? हाँ, पॉइंट नंबर 6 लिखो।
आपके पास एक मैट्रिक्स है ये, अब इसको मैट्रिक्स ले लो 6 में, ये मैट्रिक्स है ये। चलो अब कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करो, के बिलोंग्स टू आर है, कोई नंबर है के ए, तो क्या होगा के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के एक्स, के वाई और के जेड, ये हो गया। अब अपन इसकी सारणिक निकालो के ए की, क्या आएगा के ए, के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ, के एक्स, के वाई, के जेड की सारणिक। हाँ, तो क्या क्या लिख सकते हैं के ए की सारणिक, इसमें कॉमन लो के, इसमें कॉमन लो के, इसमें कॉमन लो के, वापिस क्या मिल गया आपको ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड। तो के ए का मान क्या आ गया के क्यूब और ए का सारणिक। ठीक है, अब यदि ये मैट्रिक्स n बाई n का होता, ये मैट्रिक्स n बाई n ऑर्डर का होता तो क्या रिजल्ट मिलता। हाँ हाँ, यदि a n बाई n का वर्ग मैट्रिक्स है तथा k बिलोंग्स टू r हो तो के ए का डिटरमिनेंट जो है वो k की पावर n इंटू ए ये होता है। लिख लिया। एग्जाम्पल देखो, यदि ए एक 3 बाई या 4 बाई 4 का वर्ग मैट्रिक्स है तथा ए बराबर 5 हो तो का मान क्या होगा। क्या होगा। हाँ, इसका मान क्या होगा 2 की घात 4 कैसे। हाँ, ये 4 इंटू ए का सारणिक 16 गुणा 5 80। जबकि उसमें ये होता तो एडजॉइंट ऑफ ए तो हाँ ए रेज़ टू पावर n-1 होता है। ठीक है, जबकि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है।
क्या हुआ? बोल। हैं? हाँ, के भी तो एक वैल्यू है। तो के मान लो 5 होता तो यहाँ 5 5 5 5 5 5 5 5 5। ये के है यहाँ, ये के है के। तो इसके 2 के बाहर निकालो आप 2 को, तो के की घात 4 होती और सारणिक। के मैट्रिक्स नहीं है, के स्केलर है, संख्या कोई मान है, रियल नंबर है ना, 0 नहीं है लेकिन। साफ कर दें? हाँ, 7वां ये सारणिक है। ये आपने कोई किसी सारणी को किसी से गुणा किया, ठीक है, किसी भी सारणी को, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/k, k बराबर नॉट 0 बिलोंग्स टू R। तो ये और के ए के बी के सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, यानी किसी भी को आप गुणा कर दिया एक पंक्ति को, तो उससे आप डिवाइड करना पड़ेगा। इसको आपने मान लो केस, इसको मान लो आप R से गुणा करते हैं, R R R, तो यहाँ नीचे R से भाग देना पड़ता है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट कॉलम से ही, फर्स्ट रो से ही करो आप गुणा, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। वापिस इसमें के कॉमन आ जाएगा ना, के से के कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। लिखो 8वां, ए का ट्रांसपोज और ए बराबर होता है आप भाषा के रूप में लिख देना इसको। क्या लिखोगे भाषा के रूप में? यदि किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो उसके सारणिक का मान क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, अपरिवर्तित रहता है। तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। नम्मा कोई इंटीग्रल पावर है यहाँ, इधर देखो, यह इंटीग्रल पावर है। ये अब R नहीं है, M बिलोंग्स टू R, R नहीं है, M बिलोंग्स टू R नहीं है। ये क्या है? M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये होता है, ठीक है। 10 ABC इजकल टू ABC, ये होता है। इससे ये मिलेगा, यदि ABC तीनों ही बराबर रख देते हैं, ABC A, तो A गुणा A गुणा A, तो A का क्यूब हो जाएगा।
हाँ 11 ए इनवर्स ए का इनवर्स, बारहवां किसी मैट्रिक्स का किसी सारणी का किसी सारणिक का मान किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पर समान मान प्राप्त होता है। पहला जो बताया था ना, R1 के सापेक्ष करो या R2 के सापेक्ष करो, R3 के या कॉलम के सापेक्ष, किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी सारणी का मान किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पर समान मान प्राप्त होता है। नंबर 13 नेक्स्ट पॉइंट, किसी सारणिक की दो पंक्तियों को ब्रैकेट में लिख दो या स्तंभों को, किसी सारणी की दो पंक्तियों को ब्रैकेट में लिख दो, स्तंभों को परस्पर बदला जाए तो सारणिक का संख्यात्मक मान वही होता है परंतु चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? देखो ये है आपके पास सारणिक ABC, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, ये है। अब आप ये और ये एक्सचेंज करते हैं, ये और ये A2 B2 C2, A1 B1 C1, A3 B3 C3, तो क्या हो जाएगी ये माइनस आ जाएगी। अब एक बार और एक्सचेंज करो तो वापस प्लस हो जाएगा, वापस करो ये हो जाएगा। या इसको आप कॉलम चेंज कर दो, ये और ये C1 C2 C3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। कहीं कहीं पर लिखा होता है कि कंजुगेटिव रो, लगातार दो कंजुगेटिव रो या कंजुगेटिव कॉलम को चेंज करने पर चिन्ह परिवर्तन होता है। तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि कंजुगेटिव ही हो। जैसे अपन ये और ये चेंज करना चाहते हैं, है ना, तो देखो या ये लियो तो वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। A2 B2 C2, A3 B3 C3, A1 B1 C2 C1। ये अभी क्या कर रहे हैं अपन, लगातार कर रहे हैं। लगातार मतलब कंजुगेटिव, कर्मागत किया अपन ने। R1 R2 और R2 को चेंज किया है, R1 और R3 को चेंज नहीं किया है। R1 और R2 को चेंज किया तब ये माइनस हुआ है ना। फिर अब इसकी ये R2 और R3 को चेंज किया है तो वापस प्लस हो गया। अब अपन क्या करेंगे, R1 और R2 को चेंज करेंगे तो ये 3 यहाँ आ जाएगी और 2 बीच में आ जाएगी। तो क्या किसके इक्वल हो जाएगी ये, A3 B3 C3, A2 B2 C2, A1 B1 C1।
किसके इक्वल हो गई? ये हो गई कि आपने R1 और R3 को एक्सचेंज किया है। तो कंजुगेटिव की कोई ज़रूरी नहीं है कि लगातार आप चेंज करो, ठीक है। तो कोई भी दो पंक्तियाँ या कोई भी दो स्तंभ आपस में एक्सचेंज होते हैं तो संख्यात्मक मान वही रहता है, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाता है। इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, R1 रिप्लेस बाई R2 और R2 रिप्लेस बाई R1, ऐसे लिखते हैं। हाँ, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट। यदि किसी भी पंक्ति या ब्रैकेट में लिखो स्तंभ के सभी अवयव, नेक्स्ट पॉइंट, सारणिक ही चल रहे हैं तो सारणिक में ही अंडरस्टूड है। मैंने सारणिक नहीं बोला तो सारणिक है ना। किसी भी सारणिक में किसी पंक्ति ब्रैकेट में लिख दो स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होगा, है ना। 0 0 0 1 2 3 4 5 6 ये है सारणिक। तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, यदि R1 रिप्लेस बाई A इंटू R1 प्लस B इंटू R2, A और B बिलोंग्स टू R है, या R1 रिप्लेस्ड AR1 प्लस BR2 प्लस CR3, या C1 रिप्लेस बाई AC1 प्लस BC2, है ना, या CI, ये कोई भी कॉमन कोई भी पंक्ति ले लिया आपने, CIJ के जो भी पंक्तियां हैं, C ये कॉलम है, C1 या C2 रिप्लेस बाई C1 प्लस C2। कहने का मतलब A और B आपने एक एक ले लिया। हाँ, तो ऐसा करने पर या R1 को आपने R1 प्लस R2 किया, या R1 को आप R1 माइनस R2 किया, लेकिन R1 को आपने ऐसे नहीं किया है R2 प्लस R3, नहीं किया ना, खुद को तो रखा ही है आपने, R1 खुद को तो रखा ही है। यहाँ देखो कहीं पर भी R1 है तो R1 है, ये है। ऐसा नहीं है कि R1 खुद को बिल्कुल ही हटा दो और उसकी जगह ये लिख दो, वो नहीं चलेगा, ठीक है। R1 है तो R1 को रखना ही है। हाँ, दो एक साथ कर सकते हैं आप, जैसे R1 और R2 में किया। दो एक साथ करोगे तो क्या करोगे? तो लिखो, तो सारणिक के मान का मान अपरिवर्तित रहता है। तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। कि ये क्यों करते हैं? ये वो परीक्षा में कहता है कि बिना एक्सपेंड किए हुए, तो बिना एक्सपेंड किए हुए तो आपका तो वो है नहीं। ये करते हैं अपन इसलिए कि कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो करें, और दूसरी बात कुछ ऐसा अपन लगाएं कि कुछ फॉर्मूला बन जाए जिसका मान जीरो हो, या कुछ ऐसा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ जाए अपने पास, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ जाए, उसको कॉमन लेकर सारणी के मान इजीली फाइंड आउट कर लें।
ये इसलिए किया जाता है, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाए, या कुछ ऐसा पार्ट बन जाए जिसका मान जीरो हो, जो अपन जानते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ है कॉमन या जीरो, कॉमन या जीरो बनाने के लिए ऐसा करते हैं, कॉमन या जीरो बनाने के लिए ऐसा करते हैं। हाँ, अब इसमें आप दो ऑपरेशन एक साथ कर सकते हैं, दो या तीन ऑपरेट आप एक साथ कर सकते हैं। जैसे आपने किसी भी पंक्ति के अंदर R1 के अंदर लगाया और R2 के अंदर लगाया, तो R1 को ऑपरेट किया है, चेंज करना चाहते हैं तो R1 तो आपको लिखना ही पड़ेगा, R2 को चेंज करें तो R2 आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब R1 और R2 दोनों को चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ R2 नहीं लिखेंगे अपन, क्योंकि R2 भी चेंज हो चुकी है। तो कोशिश ये करेंगे कि आप ऐसा करो, दोनों एक साथ लगाओ, तो R1 और R2 दोनों एक साथ, या ऐसे इसी तरह कॉलम दोनों दो कॉलम में आप एक साथ लगाना चाहते हो तो ऐसा करेंगे, ठीक है। हाँ, कैसे, देखो जैसे आ गया ये है आपके पास, इसका मान निकालना है। तो यदि अपन R1 को R1 प्लस R2 लिख दें, R1 को R1 प्लस R2 लिख दें, तो चेंज करने के बाद में जो सारणिक मिलेगी उसकी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति समान हो जाएगी, है ना। R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगी, 1 और 5 6, 8 और 9, ये इस बाकी में कोई चेंज नहीं किया, वो बाकी को एज इट इज लिखेंगे, 6 8 9 और 5 6 6, या R2 क्या कर दिया 3, हाँ, तो 3 है। अब इसमें 3 तो इसमें जोड़ी तो ऐसा नहीं 3 खुद चेंज हो जाएगी, चेंज कौन होगी, ये वाली R1 चेंज होगी। अब इसमें दोनों आइडेंटिकल हो गई, ये मैंने पॉइंट लिखा या नहीं अभी, ये दोनों क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल हो गई। आइडेंटिकल हो गई तो इसकी वैल्यू क्या होती है, दो पंक्तियां या दो स्तंभ आपस में बराबर है तो सारणी का मान 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि एक प्रक्रिया और लगाओ इसमें, नई वाली में क्या लगा दें, R1 के साथ R1 माइनस R2 कर दो, तो 0 0 0, ये सेम रहेगी, चेंज R1 होगी R2 नहीं होगी, तो ये ठीक है। तो अपन दो ऑपरेट एक साथ कर सकते हैं, यहाँ एक ही किया था। ये यदि ऐसा ऑपरेशन करते हैं, अब क्यों होता है वो अपन इतना उसमें लफड़े में नहीं पड़ेंगे, ये रूल केवल अपन सेकंड ग्रेड के हिसाब से रूल ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यदि किसी सारणिक की कोई भी दो पंक्तियां, ब्रैकेट में लिख दो, कोई भी दो स्तंभ, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां, ब्रैकेट में लिख दो, कोई भी दो स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होगा। देखो क्यों होगा, सुने, क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 8 छंग 48, 6 8 छंग 48, 0 हो जाएगा, ये गुणा ये गुणा ये। आप देखो इसके सापेक्ष प्रसार करो, आप इसके सापेक्ष, जैसे अपन दो बराबर ले लेते हैं, A B C,
इसको लेते हैं एक्स वाई जेड। ये दो पंक्तियां बराबर ली अपने। अब अपन इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे। किसके सापेक्ष? R3 है ना, एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू R3, एक्सपेंडिंग विथ रेस्पेक्ट टू R3 करो। ये कौन सा है एलिमेंट? 1 3 नहीं 3 1 है, 3 1 है प्लस होगा x गुणा ये गया ये गया, BC माइनस BC होगा तो 0 वाग नहीं हुआ। BC माइनस BC आइडेंटिकल है क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना है। फिर माइनस y ये गया ये गया, AC माइनस AC, फिर z के सापेक्ष ये गया ये गया, AB माइनस AB, AB माइनस AB। तो कोई भी दो पंक्तियां समान है तो क्या होगा? सारणी का मान 0 होगा। और कोई भी किसी भी सारणिक में एक पंक्ति के सभी अवयव 0 है तो 0 हो गया। अब एक और है, ये दोनों पंक्तियां मान लो समानुपाती है, समानुपाती है। जैसे ये गुणा कर दो के तो ये समानुपाती हुई कि नहीं हुई? ये बटा ये क्या हुआ? ये बटा ये, चलो ये कर दो आप के ये है के ये के तो समानुपाती मतलब अनुपात समान होना चाहिए। ये बटा ये बटा ये बटा ये, तीनों का अनुपात क्या है? समान है। अब इसको इसके सापेक्ष खोलो, इस R3 के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा? के AB माइनस के AB, नहीं ये के BC माइनस के ABC, के AC माइनस के AC, के AB माइनस के AB, तो क्या आएगा? 0 होगा। समानुपाती है तो 0 होगा, पंक्तियां समान है तो 0 होगा। या फिर समानुपाती है तो इसमें के कॉमन ले लो आप, के कॉमन लेगो तो ये दोनों पंक्तियां बराबर होगी, फिर वैसे 0 हो जाएगा। हाँ, तो अगला पॉइंट लिखो। यदि किसी सारणिक में कोई भी दो पंक्तियां, ब्रैकेट में लिख दो कोई भी दो स्तंभ आपस में समानुपाती है तो उस सारणी का मान 0 होगा। तो उस सारणी का मान 0 होगा। जैसे 3 2 5 6 4 10 1 2 3, तो इसमें C1 और C2 क्या है? समानुपाती है। 6/3, 4/2, 10/5 समानुपाती है तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। या फिर इसमें 3 कॉमन ले लो, नहीं 2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा। ठीक। हाँ, अब कॉमन भी नहीं आता है, समानुपाती रहती है, वो स्थिति देखो आप, 3 2, हाँ 3:2 और 6 3 2 6 4 हैं 15 10। हाँ, यहाँ लिख दो आप x y z। इसका मान क्या होगा? ये 3:2 है, ये भी 3:2 है, ये भी 3:2 है। हैं? क्या हुआ? है? हाँ, इसमें 3 कॉमन आ जाए, कर लो कॉमन फिर। हाँ, दोनों में कॉमन लेना पड़ी, तो दोनों में कॉमन लो ही मत आप, दोनों समानुपाती है वैसे कह दो, इसलिए 0 होगा।
तो इसमें आप लिख सकते हैं C1 समानुपाती C2, इसमें आप लिख सकते हैं C1 समानुपाती C2, तो इसका मान 0 होगा। और कहीं रियो है कि रियो कहीं? हाँ, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यदि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल हो तो उसके सारणिक का मान क्या होगा? तो ऑर्थोगोनल है आपके पास ए ट्रांसपोज इजकल टू आई, ये कल मैंने गलत बता दिया था। हाँ, ए ट्रांसपोज 0 बता दिया था। अब इसका सारणिक निकालनी है तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो आप। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट इजकल टू आई का डिटरमिनेंट। हाँ, ए का डिटरमिनेंट, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, आई का डिटरमिनेंट कितना होता है? 1 नहीं होता है? हैं? 1 नहीं होता है? डायगोनल मैट्रिक्स है, सीधा गुणा कर दो। हाँ, ये ए का इसका और इसका सेम होते हैं भाई। ए ट्रांसपोज की वैल्यू और ए की वैल्यू सेम होती है, डिटरमिनेंट इजकल टू 1, तो ए स्क्वायर इजकल टू 1, ए का डिटरमिनेंट प्लस माइनस 1। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यदि है तो क्या होता है? हाँ, उसका सारणी का मान क्या होता है? प्लस माइनस 1। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ए का ट्रांसपोज बराबर आई होता है और ए ट्रांसपोज ए ये भी होता है। तो एक प्रॉपर्टी और होती है इसमें, अपन इसमें ए इनवर्स से गुणा कर दें। ए इनवर्स ए ट्रांसपोज इजकल टू ए इनवर्स आई। ये क्या हो गया? आई ए का ट्रांसपोज इजकल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स को आई से गुणा करेंगे, ए इनवर्स ही रहेगा। अब ए ट्रांसपोज को ए इनवर्स, यानी किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इन ऑर्डर दे रहा हूँ पूरा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका व्युत्क्रम नहीं, प्रतिलोम मैट्रिक्स क्या होते हैं? समान होते हैं। अगला पॉइंट, अगला क्या था? आइडम्पोटेंट का मैट्रिक्स का मान है ना। आइडम्पोटेंट की सारणिक। आइडम्पोटेंट की डेफिनेशन क्या होती है? ए स्क्वायर इजकल टू ए, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लो। ए क्या आ गया? ये स्क्वायर बराबर ए, क्या हो जाएगी वैल्यू ए की? कितनी होगी जाटोलिया जी? ए का मान प्लस माइनस ए कैसे होगी? यहाँ वर्गमूल लेंगे क्या? ए से ए कैंसिल, तो ए का मान कितना हुआ? 1 हुआ? गलत, 0 और 1 होगी। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स। हाँ, ये द्विघात समीकरण है, 2 रूट होने चाहिए, आप एक ही बता रहे हो। 2 मूल होने चाहिए ना इसके। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 इजिकल टू 0, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर 1। ये तो यहाँ ये हुआ ए स्क्वायर माइनस ए इजिकल टू 0, ए कॉमन
a माइनस 1 बराबर 0, तो सारणिक a का मान 0 और इससे मिलेगी 1। तो आइडम्पोटेंट में ये होता है। इन्वोल्यूटरी, इन्वोल्यूटरी, इन्वोल्यूटरी में क्या होता है? आई ए इनवर्स से ऑपरेट करो, क्या हो गया? ए बराबर ए इनवर्स, यानी खुद खुद का प्रतिलोम होता है, खुद खुद का प्रतिलोम होता है। कौन? इन्वोल्यूटरी। और इधर चलो, सारणिक, प्लस माइनस 1, आइडम्पोटेंट की 0 और 1, प्लस माइनस 1, इसकी भी आपके ऑर्थोगोनल की भी प्लस माइनस 1। और कौन बच गया? नीलपोटेंट, नीलपोटेंट की वैल्यू 0 होती है। अगला नीलपोटेंट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट k सच दैट इज इक्वल टू 0। 0 नहीं है ये क्या है? 0 नहीं है ये, हाँ शून्य मैट्रिक्स है ये। होशियार तो होगा भाई यार। कितना मान होता है इसका? 0। a की घात k बराबर 0, तो a बराबर क्या होगा? 0। हाँ नदीम, नींद उड़ गई? वाह, जुम्मत को नहीं आज? जुमेरात ही को नहीं? वाह, सबे रात है तो किस रात है आज? ठंडाई को नहीं? तुम हाल काजीर मौलवियों के चक्कर में आयो को नहीं हाल? हाँ जरे तो पूछूं कुछ मैंने कोई की हो है? अब मैं ही भूल गो। शुक्रवार हुआ जो जुमेरात हुआ है, जुम्मो हुआ है, बिन जुमेरात के हुए साफ कर दो। हाँ, अब है अगला नेक्स्ट पॉइंट है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल, क्रैमर नियम। ये कोई सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम दिया हुआ आपको।
उस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना आपको। सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन निकालना आपको। जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं, युगपत समीकरण है, तो युगपत समीकरण का तो अपन निकाल सकते हैं आराम से, हैं? ये वैल्यू तो इनकी निकाल देना, निकल जी। चलो एल 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 3 आएगा। मतलब जितने सिस्टम है ना, जितने अननोन है उतनी कंडीशन होनी चाहिए। 3 अननोन है तो 3 कंडीशन चाहिए। यदि 3 आपका अननोन है, 2 ही कंडीशन है, तो उसमें आप कहेंगे कि आंकड़ा पर्याप्त नहीं है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, है ना, इनसफिशिएंट डाटा। तो जितनी कंडीशन है उतनी नहीं, सॉरी, जितने अननोन है उतनी कंडीशन होनी चाहिए, उतने इक्वेशन होने चाहिए। तो इसमें तो क्रैमर रूल लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं? तो क्रैमर ने बताया एक मैट्रिक्स मेथड से क्रैमर। तो ये अपन ले लेते हैं a1x प्लस b1x प्लस c1z इजकल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इजकल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इजकल टू d3। इसी तरह d4 d5 ऐसे है, ठीक है। अब इसके कोएफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बनेगी जिसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये मैट्रिक्स इंटू x y z, ये मैट्रिक्स इजकल टू d1 d2 d3, ये मैट्रिक्स। ये है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये बोली जाती है प्राइस मैट्रिक्स। हाँ, अब इसमें क्या है कि x y z की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मान लीजिए इसकी मैट्रिक्स अपन कह देते हैं, ये डेल्टा कह दिया। ये डेल्टा जो है वो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 अट लेवांगे ऊपर ले लिया, ऊपर ले लेते हैं। ये सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन है। या तो d1 कह दो या डेल्टा कह दो, क्या कहें? d1 कह दो या डेल्टा कह दो। डेल्टा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये तो है सारणिक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स की। अब यदि आप फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करते हैं इससे, तो उसको कहेंगे d1 या डेल्टा 1। ये पूरा का पूरा कॉलम इसकी जगह जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे, तो उसको कहेंगे डेल्टा 1 या d1। तो ये हो जाएगा d1 ये d1, ठीक है। ये d1 d2 d3, बाकी b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये मैट्रिक्स है। डेल्टा 2, इस 2 की जगह, कॉलम सेकंड की जगह इसको रिप्लेस कर दो d1 d2 d3 को, तो ये है a1 a2 a3, d1 d2 d3 c1 c2 c3। और डेल्टा 3 जो है a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये d1 ये d2 और ये d3, ये आ गई। अब
x का जो मान होगा, x का मान अकॉर्डिंग टू क्रेमर, क्रेमर साहब क्या कहते हैं, x की वैल्यू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z की वैल्यू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। हाँ, अब इसमें कंडीशन है कि ये जो निकाय है वो सुसंगत होगा या असंगत होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। सुसंगत होगा यानी इसके सॉल्यूशन विद्यमान होंगे, जो अपन क्लास 10th में पढ़ते थे 10th क्लास में कि ये दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं का हल विद्यमान है कि नहीं है, यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो हल विद्यमान होगा, एक दूसरे को समांतर है तो हल विद्यमान नहीं होगा, एक ऊपर एक है तो अनंत हल होगा। तो जब हल विद्यमान होता है तो उसको बोलते हैं संगत, और जब हल विद्यमान नहीं है उसको बोलते हैं असंगत। तो हल विद्यमान होने की स्थिति में क्या है, एक तो यूनिक सॉल्यूशन है, एक अनंत सॉल्यूशन है। अनंत हल और अद्वितीय हल। अनंत हल में और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें होते हैं ये समांतर है, तो समांतर है तो वो रेखाएं क्या होगी, रेखाओं के अनुपात समानुपाती होंगे, समानुपाती होंगे। जैसे ये रेखा है a1x प्लस b1y इजिकल टू c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, तो a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 ये बराबर होंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये समानुपाती हो गए, लेकिन ये समानुपाती होना जरूरी नहीं है, और ये तीनों ही समानुपाती हो गए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, तो स्थिति ये बन जाएगी, स्थिति ये बनेगी। उस स्थिति के अंदर हाँ ये समानुपाती है, ये समानुपाती है, समानुपाती है इसका मतलब a1 b1 और a2 b2, तो समानुपाती है, ये समानुपाती है तो इसका सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा ना समानुपाती में होते ही। तो ये समानुपात मतलब इसी तरह से अपन ये कह सकते हैं कि ये मान लीजिए ये स्थिति है, ये स्थिति कब है, जब समानुपाती है। समानुपाती कब है, जब सॉल्यूशन विद्यमान नहीं है। सॉल्यूशन विद्यमान कब नहीं होगा, जब इसका मान 0 है। 0 मतलब जब नीचे वाला 0 है तो हल विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, तो हल विद्यमान नहीं होगा। तो अब इसके अंदर ये है सबसे पहले तो अद्वितीय हल के लिए नंबर 1 कि डेल इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिस्टम जो है तो निकाय
निकाय सुसंगत होगा यानी कंसिस्टेंट होगा, तो निकाय सुसंगत यानी कंसिस्टेंट होगा तथा निकाय के अद्वितीय हल विद्यमान होंगे। अब नंबर 2, डेल बराबर 0, नंबर 3 डेल बराबर 0, नंबर 4 डेल बराबर 0। डेल 0 है, परंतु ये डेल 1 डेल 2 डेल 3 ये 0 नहीं है। डेल 0 है, कम से कम एक डेल 1 डेल 2 डेल 3 0 है। डेल 0 है, डेल 1 डेल 2 डेल 3 तीनों ही 0 है। तो आप याद कैसे रख सकते हैं? आप याद इस स्थिति को आप दिमाग में रखते हुए रख सकते हैं। रेखाओं के हिसाब से, तो रेखाओं के हिसाब से होगा तो क्या होगा? ये तो स्थिति हो गई ये वाली। हाँ, अब ये स्थिति इसमें देखो, आप देखो जैसे आपके पास 2x प्लस 3y बराबर 5 और 2x प्लस 3y बराबर 10। हाँ, ये है, ये रेखाएं समांतर है और ये समानुपाती है। इसके साथ ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। लेकिन 2 2 5 10 इसका मान 0 नहीं है, इसका मान 0 नहीं है। 10 20 माइनस 10, तो ये क्या होगा? हल विद्यमान है। हल विद्यमान कहाँ होगा? इसमें हल विद्यमान नहीं होगा। ये 0 है, परंतु D1 डेल 1 डेल 2 डेल 3 आर नॉट 0, तो हल विद्यमान नहीं होगा। और ये 0 है और डेल 1 बराबर डेल 2 बराबर डेल 3 बराबर 0, तो अनंत सही है, अनंत सही है। हल विद्यमान होंगे। चौथी स्थिति है होमोजीनियस की। चौथी स्थिति होमोजीनियस की है। देखो, ये स्थिति आ गई 2x प्लस 3y बराबर 0, 3x प्लस 5y बराबर 0, ये है। तो इसके अंदर x और y 0 उत्तर होंगे कि नहीं होंगे? इसको बोलते हैं होमोजीनियस। x का मान 0 और y का मान 0 इसको संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा?
तो ये समघात बोलते हैं इसको, समघात। यानी ये 0 0 हो गए, D1 D2 D3 0 हो गए, तो x y z तीनों 0 होंगे कि नहीं होंगे? एक सॉल्यूशन ये होगा। इसको बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल। वो बोलते नहीं यार है, समुच्चय है। किसी भी समुच्चय के दो तरह के उप समुच्चय होते हैं। एक तो खुद और फाई होता है, खुद और फाई हो जाता है, उसको बोलते हैं अनुचित उप समुच्चय। और उसके अलावा जो होते हैं वो उचित उप समुच्चय होते हैं। तो इसी को अनुचित हल नहीं कहेंगे क्या? चलो लिखो। हाँ, ये 0 नहीं है और ये कट को नहीं, वो 0 को नहीं, परंतु D1 D2 D3 0 हो तो x बराबर 0 बराबर y बराबर z बराबर 0, इसका एक हल विद्यमान होगा, जिसे ट्राइवियल तुच्छ ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन कहते हैं। लास्ट ये भी 0 है, D1 D2 D3 भी 0 है, तो अनंत हल विद्यमान होंगे। अनंत हल विद्यमान होंगे। किस वो अनंत हल? नॉन ट्राइवल। देखो आ स्थिति कद बनाए, आ स्थिति ज्ञान आ बनाए 2x + 3y बराबर 0 और ये कर लो 4x + 6y बराबर 0। ये समानुपाती है, समानुपाती है, तो इनका कोई भी आप रखो ना, सब उत्तर आए, अनंत हल आए, अनंत हल। ये समानुपाती है नहीं यार, 2 4 3 6। हाँ, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? देखो 2x बराबर -3y। अब उत्तर रखे, x का मान रखो, x को 1 रखो, y को कहीं आए -3, नहीं x को 1 रखियो, x को 3 रख दो। चलो x बराबर 3 तो y बराबर -2, x बराबर 6 तो y बराबर -4। चाहो जी तो उत्तर निकाल सका। ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब 0 0 उत्तर है भी नहीं, ट्राइवल सॉल्यूशन के वे 0 0 उत्तर नहीं है, वह नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है। अब इनका कहीं हो, इनका केवल 0 ही उत्तर होगा, केवल यही उत्तर होगा। कब? जब इसका मान 0 नहीं है तो। कैसे?
एक तो ये स्थिति हो गई, ये स्थिति समझ गए आप, इसको मैंने 2 से गुणा किया है, तो इसमें घटाएंगे ना अपन कैसे भी, तो एक ही उत्तर है। हाँ, तो अब आप इसमें क्या आ जाएगा, चाहे ये करो चाहे इसको उधर ले जाओ, तो यही आएगा ना 2 से कट के वापस। और इसके सारणी का मान क्या आ जाएगा, 2 4 3 6, 12 माइनस 12, 0 आ गए कि नहीं आ गए, तो समान कहते 12 आ गया। अब इनका कितना भी उत्तर हो सके, लेकिन वो मान लीजिए, ये मान लो ये हो गया 2x + 3y = 0 और 5x - y = 0। अब इसका एक उत्तर होगा केवल, कौन सा होगा, एक 0 0, वो कहलाएगा ट्राइवियल सॉल्यूशन, तुच्छ हल कन गयो। हाँ, ट्राइवियल सॉल्यूशन, ये केवल एक होगा उत्तर, कौन सा होगा, 0 0, एक ही हल होगा। अब इसमें अनंत हल क्या हो जाएंगे, ये सेम लाइन बन गई, ये एरिया सेम ही है, तो एक रेखा पर 1000 बिंदु हो सकते हैं ना। और ये क्या होगी, ये आप मूल बिंदु से गुजरेगी ये एरिया, तो केवल यही होगी। अब ये क्या हो जाएगी, इस लाइन का ग्राफ, इस लाइन का ग्राफ ये हो जाएगा, ये और इसके ऊपर ही दूसरी ये, इस लाइन के ऊपर ही दूसरी ये, वो इसमें क्या होगा, एक ये होगी एक ये होगी, एक दूसरे के ऊपर नहीं होगी, तो केवल एक हल होगा और वो भी 0 0 होगा। इसमें एक के ऊपर एक अनंत हल, ठीक है। हाँ, क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये है, आपको पूछते हैं कि इसके हल कैसे होंगे, तो इसकी सारणी का मान निकालो, सारणी यदि 0 नहीं है तो अद्वितीय हल होंगे, ठीक है। अद्वितीय मतलब केवल एक ही उत्तर होगा, ये 0 है, परंतु कम से कम एक, कम से कम एक, तीनों में से कोई भी एक, कम से कम एक 0 नहीं है तो हल विद्यमान नहीं होगा। इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, असंगत, असंगत। ये भी 0 ये भी 0, अनंत हल, ये 0 नहीं है, ये 0 है, ये। अब याद रखना है तो ऐसा इससे ले लेना, आप लाइनों से x y 2 से अपना आप याद रह जाएगा। ये तो क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी लाइनें, ये लाइनें क्या होगी, समांतर होगी, काटेगी नहीं, ये तो 2 हो गई। अब इसमें क्या होगा, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें एक लाइन के ऊपर इस मूल बिंदु से गुजरेगी, ये भी लाइन मूल बिंदु से गुजरेगी, ये लाइन मूल बिंदु से गुजरेगी। इस लाइन में एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी, इसमें मूल बिंदु से गुजरेगी, लेकिन एक के ऊपर एक नहीं होगी, ठीक। तो केवल असंगत कौन सा, ये है, ये संगत है, ये संगत है, ये संगत है, ये संगत है, क्योंकि इनमें हल विद्यमान है। सचिन